हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हमारा दूसरा दिन है। अभी हम लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ रहे थे, जिसमें पार्ट 1 कल अपलोड कर दिया गया था और आज बारी है पार्ट 2 अपलोड करने की, जिसके लिए हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। और जैसा कि ये सेशन चल रहा है, अगले 2 मंथ में पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट करने का और अगले 12 दिन में ह्यूमन फिजियोलॉजी को ख़त्म करने का। तो आज हमारा दूसरा दिन है, जिसमें पूरा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस कल और आज मिला के 2 दिनों में कंप्लीट कर दिया गया है। अब आगे यानी कि कल से हम बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर को कवर करेंगे। वो भी 2 पार्ट में डाला जाएगा, जो कि कल और परसों डाला जाएगा। इसलिए आप हमारे साथ कंटिन्यू रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। एक और चीज़ कहना चाहूँगा, यदि मेरे वीडियो में कोई गलती रह गई हो या आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड डाउट हो या कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपसे सॉल्व ना हो रहा हो, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। जहाँ तक कोशिश होगी हम उस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अगर वो चीज़ शॉर्ट वीडियो में डाला जाना पॉसिबल नहीं होगा तो उसके लिए एक लॉन्ग वीडियो भी बनाया जा सकता है। इसलिए अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो या फिर हमारे से कोई गलती हुई हो वीडियो में, तो आप कमेंट ज़रूर करें ताकि हम उसमें अधिक से अधिक सुधार करें और आपको बहुत तरीके से हेल्प कर सकें। हम लोग पिछले वीडियो में करना चाह रहे थे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में देख लिए थे, और जो भी देखिए, जो कम से कम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि 10 से 15 मिनट वीडियो देखिए। उसके बाद कोई भी टर्म्स यदि जो समझ में नहीं आए तो नेक्स्ट चैनल को आप मूव कर जाइए, और जो दिक्कत है वो आप कमेंट करिए, उसको हम लोग सुधार करने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। या कोई टर्म्स में यदि जो आप कहते हैं कि यहाँ पे ये टर्म्स नहीं समझ में आया तो उसको रिपीट अगेन ये शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको समझा दिया जाएगा। और हम ये नहीं बार बार कहें कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपसे खाली ये विनती करता हूँ कि 10 से 15 मिनट वीडियो को देखने का प्रयास करिए। उसके बाद वो समझ में नहीं आता है, अब दूसरा चैनल पर मूव कर जाइए। क्योंकि मेरा ये पढ़ाने का बहुत कम समय में रिवीजन करने का ये प्लान है, और इस प्लान में ये शामिल करना चाहता हूँ कि जो बच्चा कभी भी नहीं पढ़ा हो, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, उसको भी समझ में आ जाना चाहिए। सीबीएसई से जो आया है तो उसको तो समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर हम टर्म्स इंग्लिश का यूज नहीं है करेंगे, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके ही यूज करेंगे, तो उसको तो समझ में आ जाएगा, उसको लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात किया जाता है कि जो दम नहीं आता है उसको भी समझ में आएगा ये वाला वीडियो, समझ बात को। तो हम लोग पिछले वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस यहाँ तक देख लिए थे, लेकिन फिर से अब स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं शुरू से ही कर रहा हूँ। ब्लड इज़ अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड एक ऐसा मीडियम है जिसमें हम लोग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक। उसमें 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी। कह रहा था इस यहाँ पे थोड़ा सा कहानी भी हम लोग बनाए थे कि कैसे कैसे याद रखेंगे। तो 97% है जो ब्लड किसके द्वारा जाता है, आरबीसी के द्वारा, और 3% है जो कि ब्लड किस में डिजोल्व होकर जाती है, तो प्लाज्मा में। किस चीज़ में जाती है, प्लाज्मा में। तो 97 300% हो गया, और नियरली 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड किसी के द्वारा जाती है, तो वो जाती है आरबीसी के द्वारा। जैसे 70% वहाँ पे कैसे गया था, ऑक्सीजन भी 97% कैसे गया था, आरबीसी के द्वारा, और उसी प्रकार से 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड भी जाती है आरबीसी के द्वारा, और 70% जाती है किसके द्वारा, बाइकार्बोनेट के द्वारा जाता है। अबाउट 7% कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय द थ्रू प्लाज्मा। तो देखो 20, 70, 80 इसको 25 मानते हैं, तो 70 और 25 कितना हो गया, 70, 80, 90, 95 हो गया, और ये 7, वही एवरेज निकालो, 25, 22 तो 20 + 45, 22 हो गया, और ये 7 हो गया। इस तरीके से मानो कि 100% होती है, ठीक। तो ये तीनों प्रकार का हो गया। उसी प्रकार से इसको याद करने का ट्रिक बता रहे थे कि इसको दूल्हा मान लो, इसको सहवाला मान लो। तो ये दूल्हा है जो कि 97% किसको द्वारा जाता है, आरबीसी को गाड़ी का नाम बता रहे थे कि उसको कोई एक गाड़ी है जिसका नाम है आरबीसी, ठीक। और 3% ऑक्सीजन है जो कि कैरिड किससे हो रहा था,
प्लाज्मा से। तो प्लाज्मा से भी समझिए कि एक कुछ कहानी बनाए थे उस समय। डीजे पे डांस करते। हाँ, इस तरह से प्लाज्मा समझो कि जो प्लाज्मा है जो कि समझो किसी कैरियर के द्वारा जा रहा है, ठीक, उसको किसी दूसरा के द्वारा दोस्त यार के कहने पे जा रहा है। उसी प्रकार से 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा जाता है, तो 20 से 25% चला जाता है दूल्हे के साथ। कहने का मतलब कि आरबीसी के साथ ही चला जाता है, और 70% है जो कि बाइक से अपना अपना ज़्यादातर बाइक से ही लोग आते हैं। तो 70% किसके द्वारा जाते हैं, बाइक के द्वारा जाते हैं। और 7% लोग वैसे होते हैं जो कि रईसी होते हैं, वो सोचते हैं कि है उसमें साथ क्या है, कुछ अच्छा रहता तो जाते हैं या नहीं जाते। तो वो अपना प्लेन लाते हैं, प्लान लाते हैं कि ऐसे ऐसे जाना है, उससे प्लाज्मा याद रख लीजिए। जितना बार पढ़िएगा, जितना बार अदर नए नए कॉन्सेप्ट आपको साथ बनते चले जाएंगे। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। आगे आपको दो ही को करना है, एक दूल्हा का एक हवाला का। कहाँ तक के मंडप में उन्हें जहाँ पे बराती का गाड़ी लगता है वहाँ पे आ गया है। कहने का मतलब कि यहाँ तक आ गई है, आलू अलाई के सैक में आ गई है ऑक्सीजन। अब उसको हम लोग को ट्रांसपोर्ट करके टिश्यू के पास भेजना। तो अभी इसको एल्वियोलाई सैक में आ गया, और एल्वियोलाई सैक से हम लोगों का भेजना कहाँ है, तो टिश्यू के पास भेजना है। और टिश्यू के पास भेज कर कार्बन डाइऑक्साइड है वो लाना है, ठीक ना। जो कि हम ये इस डायग्राम से समझने का प्रयास किए थे। इस डायग्राम से हम लोग समझने का प्रयास किए थे बहुत अच्छे तरीके से, कैसे हम लोग ऑक्सीजन भेज रहे थे, कैसे कैसे ऑक्सीजन भी जा रहा था, क्यों यहाँ से यहाँ ही जा रहा था, यहाँ से यहाँ क्यों नहीं ऑक्सीजन जा रहा था। फिर उसके बाद कैसे हट के पास आ रहा था, और हट के पास से कैसे ऑक्सीजन टिश्यू के पास जा रहा था। और एक टिश्यू के पास ऑक्सीजन ही जा रहा था, और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ब्लड वेसल्स में आ रहा था, वो भी हम लोग जाने थे। और इस सारा का नाम भी जाने थे कि जैसे इसको ये लंग्स से निकली है, इसीलिए इसको पुल्मोनरी वेन कहा जाता है। इसमें रहती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर भी इसको नाम दिया जाता है वेन, जो कि हम लोग क्या जानते हैं कि वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। लेकिन लंग्स के पास से निकली है, या लंग्स से होते हुए निकली है, इसी कारण पुल्मोनरी आ जाने के कारण अपोजिट हो जाती है। फिर उसके बाद वो हार्ट में आती है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आती है। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर से एक बार रिवीजन मैं करा देता हूँ। लेफ्ट वेंट्रिकल से और राइट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल के पास चली जाती है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वो आते हुए टिश्यू के पास चली जाती है। टिश्यू के पास फिर एक्सचेंज करती है, ऑक्सीजन को दे देती है टिश्यू का, और ऑक्सीजन तो वहाँ पे बहुत सारे कैटाबॉलिज्म टिश्यू में हुआ रहता है, जिसके कारण यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने के कारण हायर कंसनट्रेशन से मूव कर जाती है लोअर कंसनट्रेशन की तरफ, और ये लोअर कंसनट्रेशन राइट ऑरिकल्स में चले जाते हैं, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से सीधे फिर से पुल्मोनरी आर्टरी। ये पुल्मोनरी आर्टरी है, लेकिन यहाँ पे कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक ना। यहाँ पे कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और इस तरीके से फिर से वो बाहर निकल जाते हैं, एक्सपायर कर जाती है, ठीक। एक्सपायर का ये मैकेनिज्म था, जिसको समझने के लिए पिछला वीडियो देखिएगा और ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि एक ही वीडियो को बार बार बनाने से वीडियो लॉन्ग बन जाता है। तो आप बात कर रहे हैं कहाँ तक आ गया था। अब बात है ना कि यहाँ तक आ गया, यहाँ तक के ऑक्सीजन आ गया। अब यहाँ से जो यहाँ तक पहुँचाएंगे ना, यहाँ से लेके हार्ट में टिश्यू में पहुँचाएंगे, और यहाँ से CO2 लेके CO2 यहाँ पे फॉर्मेशन भी हो गया, ऑक्सीजन आया है, यानी कि यहाँ पे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हुआ है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन गया अभी, और कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ से लेके इसको बाहर तक के निकालने का प्रयास करूँगा, ठीक ना। और यही पढ़ना है बस। तो कह रहा कि कैसे होगा, तो हम लोग जानते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ना चाह रहे हैं। हेमोग्लोबिन इज ए रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। एक रेड कलर आयरन पिगमेंट है कंटेनिंग, जो कि प्रेजेंट इन द आरबीसी, जो कि उपस्थित कहाँ है, आरबीसी में। O2 कैन बाइंड विथ द हेमोग्लोबिन। ऑक्सीजन है जो कि बाइंड करती है हेमोग्लोबिन से इन रिवर्सिबल मैनर्स टू ऑक्सी होमोग्लोबिन। कह रहा है कि जो हेमोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन बनती है, बाइंड करती है, ऑक्सीजन से जो हेमोग्लोबिन बाइंड करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सी होमोग्लोबिन कहते हैं। हेमोग्लोबिन रेड कलर, कैसा है, रेड कलर का, वो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। हेमोग्लोबिन ऐसे टर्म्स लिखते हैं, ग्लोबिन, तो ये टर्म्स का मतलब ही आयरन होता है, ठीक ना, आयरन होता है। और ये टर्म्स का मतलब ही प्रोटीन होता है, ठीक।
इस तरीके से मैं बात करना चाह रहा हूँ। ऑक्सीजन कैन बाइंड विद द हेमोग्लोबिन, ऑक्सीजन है जो कि बाइंड करती है किससे, और ये हेमोग्लोबिन है जो कि बाइंड करती है किससे, ऑक्सीजन से बाइंड करती है। कैन बाइंड विद द प्रेजेंट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बाइंड विद द हेमोग्लोबिन इन द रिवर्सिबल मैनर। रिवर्सिबल मैनर उसको कहते हैं जो कि इसको से बाइंड करने के बाद भी वो खुल सकते हैं टू फॉर्म ऑक्सी होमोग्लोबिन। ऑक्सी होमोग्लोबिन HbO2 बना लेते हैं, HbO2 को ही ऑक्सी होमोग्लोबिन कहा जाता है। तो ऑक्सी होमोग्लोबिन से वो हेमोग्लोबिन फिर से आ सकते हैं, उसी को रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस उसको कहते हैं जिसको एक बार कन्वर्ट हो जाने के बाद वो कन्वर्ट नहीं हो, उसको इरिवर्सिबल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कैसा है, रिवर्सिबल है, यानी कि ऑक्सी होमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होने के बाद वो हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ईच होमोग्लोबिन मोलिकुलर कैन कैरी मैक्सिमम 4 मोलिकुल्स। ये जो ऑक्सी होमोग्लोबिन है या हेमोग्लोबिन कहो, प्रत्येक होमोग्लोबिन ऑक्सीजन का कितना मोलिकुल्स को बाइंड करता है, तो 4 का। कितना का, देखो 4 का, एकदम साफ लिख दिया है 4 का। उसमें 4 को इस तरीके से मान लेते हैं कि ये है हेमोग्लोबिन, तो ऐसे इसको 2 का अल्फ़ा हेमोग्लोबिन मान लिया जाता है, 2 का बीटा हेमोग्लोबिन मान लिया जाता है, इस तरीके से। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ते चला जाता है, समझो कैसे। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन एक है तो कितने जोड़ता है, 4 हो, इस तरीके से। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ होमोग्लोबिन इज प्राइमरीली रिलेटेड। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बाइंड करती है विथ हेमोग्लोबिन इज प्राइमरीली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन के कारण वो बाइंड करती है, जो बोल रही है। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर जो कार्बन डाइऑक्साइड का, वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर आर द फैक्टर विच कैन इंटरफेरेंस विथ द बाइंडिंग। और वो कार्बन डाइऑक्साइड किसके, हाइड्रोजन आयंस के कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड अदर फैक्टर्स को इंटरफेयर भी करता है। ऑक्सीजन ही है तो ऑक्सीजन भी बहुत सारे फेयर्स करता है। वो क्या क्या, ऑक्सीजन क्या इंटरफेयर करती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या इंटरफेयर करती है, मैं दोनों को एक जगह पे लिख दूंगा। ये ग्राफ है, एक ग्राफ कब लेफ्ट शिफ्ट होता है, कब राइट शिफ्ट होता है, यही क्वेश्चन आता है, ठीक ना। एक ग्राफ से तुमको क्वेश्चन आएगा, फिर ये पूछ देगा कि कैसा शेप है यहाँ से यहाँ तक के, ये क्या है, पूरा टोटली सिग्मॉइड है या स्ट्रेट है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो अभी बताऊंगा जो ये कह रहा है कि इंटरफेरेंस टर्म्स डाले हैं एग्जाम, इंटरफेरेंस टर्म्स जो डाला है वो क्या इंटरफेरेंस करती है वो भी मैं बताऊंगा कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ऑक्सीजन क्या करती है। ऑक्सीजन वाला मैं ऑक्सीजन का मैं बताऊंगा, ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है कहने का मतलब, ए सिग्मॉइड कर्व is obtained where the percentage of saturation of hemoglobin and oxygen plotted this against of the p। कह रहा है कि ये पार्शियल प्रेशर एक पटी ऑक्सीजन है और परसेंटेज सेचुरेशन है हेमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ। तो ये जो ग्राफ बनती है इसको पूरा टोटली ग्राफ को क्या कहते हैं, सिग्मॉइड ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं, सिग्मॉइड। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में भी आते हैं और टेस्ट वोस्ट जो लेता है कोचिंग वोचिंग उसको में भी आता है। फिर ये हो गया, दिस कर्व इज कॉल्ड द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये जो कर्व है वो क्या शो कर रही है, तो ऑक्सीजन को डिसोसिएशन होने का कर्व शो कर रही है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन डिसोसिएशन मैंने एक तरह से अलग होना, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को शो कर रही है, ठीक ना। ये पूरे मान लो सिग्मॉइड पूरा है। and the highly useful in the studying of the effect of factor like CO2 H of, ये देखिए यही है जो इंटरफेरेंस जो कह रहे थे वो क्या है फैक्टर, तो यही है पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन एक्सेट्रा ऑफ द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हेमोग्लोबिन इन एल्वियोलाई। कह रहा है कि जब ऑक्सीजन के साथ हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी तो एल्वियोलाई के पास, तो एल्वियोलाई के पास हम लोग क्या जानते हैं कि ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या कंसंट्रेशन कैसा क्या होगा, इंटरफेरेंस करने का मतलब यहाँ पे आते हैं कि यहाँ पे क्या ज़्यादा है, ऑक्सीजन को मात्रा ज़्यादा होता है। देखिए पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कितना 104 है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा है
वही यहाँ से टर्म्स हम पहले ऑक्सीजन के बारे में जानते हैं। ऑक्सीजन ज़्यादा है यानी कि टेम्परेचर कम होगा। जो यहाँ पे टर्म्स लिखना है वही चीज़ हम यहाँ पे लिख रहा हूँ। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम होगा। H प्लस कंसनट्रेशन क्या हो जाएगा, H प्लस कंसनट्रेशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर कम है तो इंक्रीज या डिक्रीज होगा, थोड़ा सा गेस करिए आप। तो H प्लस कंसनट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। H प्लस कंसनट्रेशन डिक्रीज यानी कि pH वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम है, देख रहे हो कम है, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। यही है इंटरफेरेंस। और कोई टर्म्स यहाँ पे छूट ही गया, एनसीईआरटी के अनुसार से यही इतना सारे टर्म्स हैं। तो ये हो गया ऑक्सीजन के लिए, समझे बात को, ये हो गया ऑक्सीजन के लिए, पता चल रहा है। बोल देता हूँ, टेम्परेचर डिक्रीज, H प्लस कंसनट्रेशन डिक्रीज, pH इंक्रीज, CO2 डिक्रीज, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करता हूँ आगे, यही था। और ये कहाँ का कंडीशन दिया हूँ मैं, एल्वियोलाई। ये है क्या, एल्वियोलाई, देखो अल्वोलर सक है ना, एल्वोलर सैका, ये जो टिश्यू का पास आएंगे तो वो कंसनट्रेशन अलग होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे CO2 इंक्रीज होती है। फिर यहाँ तक हो गई alveoli, where there is high oxygenated and low CO2 lesser। अब कह रहा where the high partial pressure of oxygen, वही जो हम बोले, जो देखो क्या कह रहा है, हाई ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगा, हाई। अच्छा ऑक्सीजन हम बोल खाली दिए हैं, लिखे है ये नहीं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, हाई होगा। देखिए यहाँ पे अपने बोल भी दिया है, वेयर दी हाई O2, लो CO2, लेसर एज कंसंट्रेशंस एंड लोअर टेम्परेचर, डिक्रीज में लोअर टेम्परेचर। द फैक्टर्स आर द फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी होमोग्लोबिन। वो फेवरेबल किसको लिए है, ऑक्सी होमोग्लोबिन के लिए। वेयर इन द टिश्यू वेयर लो पार्शियल प्रेशर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाई पार्शियल प्रेशर, देखिए कोमा है यहाँ पे, एंड हाई प्रेशर ऑफ CO2 and high H concentration is the higher temperature is used in the condition of the favor of the dissociation of the curve and oxyhemoglobin। ये क्या कह रहा है कि इस चीज़ को जितना भी सारी अपोजिट कर देते हैं तो वो जो यहाँ पे लिखे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, उसको फेवर करने लगता है। इस जो लिखे जिसका पूरा का अपोजिट करने का मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज, H प्लस कंसनट्रेशन इंक्रीज, pH डिक्रीज। अच्छा ये देखिए, H प्लस कंसनट्रेशन इंक्रीज डिक्रीज करने का मतलब कि एसिड बेस साल्ट से रिलेट करिए। H प्लस कंसनट्रेशन दम कम है तो pH क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। H प्लस कंसनट्रेशन कम होने का मतलब समझ रहे हो क्या, वो हो गया बेस, और H प्लस कंसनट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब कि हो गया एसिड यानी कि H प्लस कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा कर दूंगा यानी कि एकदम बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडियम हो जाएगा। एसिड का मान हम लोग जानते हैं क्या कि <7 होती है, एसिड का <7 होती है। बेस का इसी का तरीका से देख लिया है तो क्या होता है, <7 होती है। ठीक ना बात को, यही कहना चाह रहा है ये लाइन। दिस इज द क्लियरली इंडिकेटेड oxygen get bond with the hemoglobin in the lungs surface to get the dissociated and the tissue। every 100 ml of oxygenated blood can deliver 5 ml of oxygenated of the tissue undergo the physical condition। कहने का मतलब क्या कह रहा है कि 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिलती है। यहाँ पे मान लेते 100 ml आया, 100 ml ऑक्सीजन आया, ये सब चीज़ देखिए फील आएगा कैसे। यहाँ पे आता है 100 ml, लेकिन ये यहाँ तक ये पूरा प्रोसेस करते टिश्यू के पास ये कितना प्रोवाइड कर पाती है, ओनली 5 ml। कितना, ओनली 5 ml, सिर्फ 5 ml कर पाती है। यही चीज़ें लाइन करने का प्रयास करता है। और ये एग्जाम में इस तरीके से आएगा कि एवरी 1000 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड द, रहेगा ऑप्शन दे देगा 50, 500, 5, नन ऑफ ऑल, इस तरीके से दे देगा। तो क्या होगा आंसर, आप ही बताइए। तो इसको आंसर यहाँ पे 100 है तो 5, इस तरीके से मान लिया कि क्वेश्चन क्या था कि 1000 से ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर
can deliver around fill in the blanks of oxygenated to the tissue under the normal normal physiological कंडीशन। ठीक, कंडीशन। तो जब हम जान रहे हैं क्या कि बनाएंगे इसी तरीके से ना कि 100 ml में कितना ऑक्सीजनेटेड मिल रहा है, 5 ml ऑक्सीजनेटेड मिल रही है, तो 1 ml में कितना मिलेगा, कम मिलेगी, 5/100 हो जाएगी, 5/100 हो जाएगी। लेकिन हमको क्वेश्चन में कितना में पूछा है, 1000 में पूछा है, तो कितना हो जाएगी, 5/100 गुना 1000 में ज़्यादा ना हो जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कितना हो गया आंसर, 50 होगी। कोई दिक्कत, यही क्वेश्चन आता है। और ये से कंसंट्रेशन से देखिए भाई, ये चैप्टर ऐसा है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, जब बताता हूँ। ये वाला इंक्रीज कर, ये वाला याद कर लीजिए, फिर ये वाला याद करिए। क्वेश्चन किस तरह का 1000 से पूछ सकता है, 10,000 से पूछ सकता है, और ये डायरेक्ट भी देके पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि इसका कर्व कैसा है, सिग्मॉइड है, कैसा है, क्या है। फिर चौथा ये क्वेश्चन पूछेगा कि ये होमोग्लोबिन है जो कि कितना मोलिकुल्स को बाइंड करता है, तो 4 मोलिकुल्स को बाइंड करता है। पाँचवा सवाल, ये 5 कितना सवाल बनेगा वो मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे याद कैसे करें। फिर ये वाला परसेंटेज दूल्हा इस तरह से याद रखिएगा। अब यहाँ तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो हम पहुँचा दिए, यानी कि मेन था काम हमको दूल्हा को पहुँचाना, दूल्हा को पहुँचा दिए। और कैसा कैसा टिश्यू, लंग्स में कैसा कंडीशन बना और टिश्यू में कैसा कंडीशन बना। ऑक्सीजन जब बाराती घर से घर पर पहुँचा ऑक्सीजन तो कैसा बना, और यहाँ पे क्या हो जा रहा था, इसका पूरा कंसंट्रेशन अपोजिट हो जा रहा था, ही ना हो रहा था। यहाँ पे ये लोग एकदम पूरा हीरो बनती कर रहा था। जहाँ पे आया था मतलब जहाँ पे गाड़ी उड़ी लगा वहाँ पे बैठा हुआ था, पूरा हीरोपंती कर रहा था। जैसे कि घर में गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि घर में दूल्हा जैसे आया जाए वहाँ तो कह रहा था कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जैसे घर में आए एकदम शांत हो गया, एकदम लग रहा है कि क्या इतना डर गया कि कुछ बोल ही नहीं रहा है। सब उसको इतना डर गया कि वो दोस्त ही उसको अच्छा थे, हैं इस तरीके से कैसे भाई, वहाँ तो ये बोल रहा था, यहाँ पे सीधे काम क्या हो गया, अपोजिट काम हो गया। अब यहाँ से देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो सहवालवा है, यहाँ तक तो सहवालवा के साथ चुट्टी काट रहा था, अब यहाँ पे सहवाला का वैल्यू अब बढ़ेगा। देखिए कैसे आगे बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को अब करते हैं। तो कह रहा था क्या कि और अब बात करता हूँ ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का काम था उसको हम कर दिए, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय द हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन कार्बी हेमोग्लोबिन। जिस तरीके से ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ, ये भी क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑक्सीजन जब हेमोग्लोबिन के साथ कैरी कर रहा था तो उसको क्या कहते हैं, ऑक्सी हेमोग्लोबिन कह रहे थे। और कार्बन डाइऑक्साइड को जब कैरी कर रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड जब हेमोग्लोबिन के साथ होता है तो उसको कार्बो हेमोग्लोबिन कहते हैं। हम क्या कहे थे कि कुछ जा रहा था दूल्हा के साथ 20 से 25% और 20 to 25% गया था साथ में, तो वो हीरो जो दम उसको क्या कहते हैं, दूल्हा को, और जो जा रहा तो क्या कह रहे हैं हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सी हेमोग्लोबिन, और सहवाला को जा रहा तो अदर टर्म में क्या करें कार्बन हेमोग्लोबिन। अबाउट ये दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। मेजर फैक्टर वुड अफेक्ट द बाइंडिंग। ये बहुत बड़ा इफेक्ट पहुंचाता है बाइंडिंग के साथ। व्हेन CO2 इज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई एंड लो पार्शियल प्रेशर ऑफ, बताओ कह रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई है तो कहाँ पे हो सकता है, सोचो तो एल्वियोलाई में तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हाई है, तो कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को हाई करना, तो कार्बन डाइऑक्साइड हाई कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो यानी कि यहाँ की बात कर रहा है, यहाँ कहने का मतलब कि टिश्यू में। आगे पढ़ता हूँ, where the partial pressure of CO2 is low and partial pressure of oxygen is high in the alveoli। अच्छा कह रहा है कि ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का है जो कि लो है और ऑक्सीजनेटेड वो भी याद तुमको दिलाने का प्रयास करा कि कहीं उल्टा ना समझो। ये कंडीशन है एल्वियोलाई का, लेकिन ये कंडीशन किसको है जो तुमको थोड़ा सा सोचना नहीं, वो सोचने नहीं कह रहा, खुद बोल रहा है लो इन टिश्यू एंड मोर इन द कार्बन डाइऑक्साइड। सोचो क्या बात है,
हमको लगा कि अपने से सोचने कह रहा है, नहीं सोचने भी नहीं कह रहा। Of the CO2 from carbenohemoglobin takes place. Carbon dioxide which is wounded to hemoglobin from the tissue is delivered at the alveoli. RBC contains, वही कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि कार्बनो हेमोग्लोबिन के साथ चली जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड इज बॉन्डेड हेमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड भी हेमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बनाती है। ये नहीं सोचना है कि खाली, लेकिन ज़्यादातर याद यही रहता है कि ऑक्सीजन खाली मतलब कि बनाती है और ऑक्सी हेमोग्लोबिन भी याद रहता है, लेकिन ये नहीं याद रहता कि कार्बन डाइऑक्साइड भी बाइंड करती है। वही चीज़ याद दिलाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड भी बॉन्डेड, कार्बन डाइऑक्साइड भी बाइंड करती है हेमोग्लोबिन के साथ फ्रॉम द टिश्यू इज डिलीवर एट द एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के पास जब डिलीवर करती है तब। एल्वियोलाई कहने का मतलब कि ये यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और बाइंड करती है हेमोग्लोबिन से, और ये यहाँ से कहाँ डिलीवर करती है, हार्ट के पास डिलीवर करती है, और हार्ट से कहाँ डिलीवर करती है, एल्वियोलाई के पास, और एल्वियोलाई से बाहर बिक देती है। वही बात कर रहा है। अच्छा, आरबीसी कंटेन अ वेरी हाई कंसनट्रेशन ऑफ द एंजाइम्स। आरबीसी है जो कि कंटेन करती है बहुत ज़्यादा मात्रा में कंसनट्रेशन को ऑफ द एंजाइम्स एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये नाम याद रख लेना, कार्बनिक एनहाइड्रेज एंड मिनट क्वांटिटीज ऑफ द सेम इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा टू। ये प्लाज्मा किस तरीके से कौन सा एंजाइम पूछता कि कौन सा एंजाइम था, तो ये वाली चीज़ यहाँ भी याद आएगा, और बायोटेक में भी इसका एक बार आता है, इसका नाम याद रखना, और वहाँ पे भी मैं पूछूंगा। क्वांटिटीज ऑफ द सेम इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, दिस एंजाइम इज फैसिलिटेटेड टू द फ्लोइंग रिएक्शन ऑफ द बोथ। यही एंजाइम्स के कारण ये रिएक्शन दिया हुआ जो है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ले लिए गए, तो ये टू देख रहे हो, दो गो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या हो गया, दो गो एक, तीन गो हो गया, और एक कार्बन डाइऑक्साइड, तो H2CO3 हो गया, H2CO3 हो गया। ये किसके कारण हो गया, तो कार्बोनिक एनहाइड्राइड के कारण। और ये जो H2CO3 था वो फिर कार्बोनिक हाइड्राइड देख रहे हो, यहाँ पे बाइंड भी कर रही है, यहाँ पे बाइंड भी कर रही है, और यहाँ पे डिसोसिएट भी कर रही है। ऐसा ही गुण रहो कि किसी को दोस्ती भी करवा दो और किसी से लड़वा भी दो, वाह। यहाँ पे बाइंडिंग करवा रही ना, ये दोनों को बाइंडिंग करवा दी। कार्बोनिक एनहाइड्राइड में यह गुण है, दोनों प्रकार का काम करती है। कैटाबोलिज्म यहाँ पे कर दिया एक तरीके से समझो कि, यहाँ पे एनाबोलिज्म कर दिया, बाइंडिंग कर दिया, यहाँ पे डिसोसिएशन भी कर दिया, डिसोसिएशन भी कर दिया, समझे ना बात को। तो अब आगे देखते हैं क्या है कि एट द टिश्यू साइट वेयर द पार्शियल प्रेशर एट द टिश्यू साइट, टिश्यू की जगह पर नीचे साइट वेयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई। हमने बोला था कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ क्या होगा, ज़्यादा होगा टिश्यू के पास, ड्यू टू क्योंकि वहाँ पे कैटाबोलिज्म हो रही है। CO2 डिफ्यूज इन द ब्लड, वहाँ से यहाँ से CO2 कहाँ चल जाएगी, ब्लड में चल जाएगी। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, क्यों है सेल के पास ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि इसको पास कैटाबोलिज्म हो रही है। ऑफ द CO2 डिफ्यूजन इनटू द ब्लड RBC एंड प्लाज्मा form the H2CO3 and H plus concentration. The alveolar site of the alveolar site of partial pressure of carbon dioxide is low, and the low reaction proceed in the opposite directions, leading to the formation of carbon dioxide, which of carbon dioxide water. Thus the carbon dioxide is trapped bicarbonate, ये ट्रैप मैंने पकड़ना होता है, ट्रैप किया बाइकार्बोनेट को ज़्यादा। देखिए कहने का मतलब ये कह रहा है क्या कि उसमें ऑक्सीजन ब्लड था जो किससे ज़्यादा हो रहा था, आरबीसी से हो रहा था, आरबीसी गाड़ी लाया था नाम के। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड किससे हो रहा था ज़्यादा, तो बाइसिकल से हो रहा था, मोटरसाइकिल, बाइसिकल, बी से क्या बोलते, बाइसिकल बोले थे, बाइसिकल से हो रहा था। वही चीज़ को ये बताने का प्रयास कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाई ट्रैप्ड ज़्यादातर किससे होती है, बाइकार्बोनेट्स होती है एट द टिश्यू लेवल। कहाँ पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ ज़्यादा होगा वहीं पे बाइंड होगा। ऑक्सीजन, वहाँ पे ऑक्सीजन ही क्यों हो रहा था, क्योंकि एल्वियोलाई के पास ऑक्सीजन ज़्यादा था। एंड देन ट्रांसपोर्ट ऑफ द एल्वियोलाई रिलीज्ड आउट ऑफ द CO2, जिसके कारण वो बाहर चल जाती है। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरी 4 ml। कह रहा है क्या कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड 100 ml में कितना ml मिल रहा था, तो 4 ml मिल रहा था। इसको में 100 ml में कितना जाता है, तो सॉरी ऑक्सीजनेटेड में कितना जा रहा था, 5 जा रहा था,
और कार्बन डाइऑक्साइड में कितना जाता है, 4 जाता है, यही याद रखिए। ऑक्सीजनेटेड में 4 और ऑक्सीजनेटेड में 5, बार बार बोलना चाह रहा हूँ, कुछ बुला रहा है कुछ। ऑक्सीजनेटेड में 5 और कार्बन डाइऑक्साइड में 4। अब बात करता हूँ, अब देखिए अब क्या हुआ है कि दोनों पहुँच गया है, दोनों सहवाला दूल्हा बाराती जितना था सब के घर में पहुंचा दिया, खिला उला दिया, सब चीज़ हो गया। अब कह रहा है रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन। अब वहाँ का जो कार्यक्रम होगा घर में वो कौन संभालेगा, कैसे संभलाएगा, वो अब कहानी देखना है। देख रहे हो, अब लास्ट है जी, फिर अब खाएगा, रोग वोग होगा, अपना जाएगा घर भागेगा, जाकर अपना इलाज कराते रहेगा। समझ रहे हो किस तरीके से कहानी चल रही है। मज़ा आ रहा है, कहानी तो एकदम लग ही नहीं रहा कि चैप्टर पढ़ रहे हैं, लग रहा है कि रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशंस। अब रेगुलेट कैसे करेगी, तो ह्यूमन बींग्स, अब वहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा था घर में, मंडप के नीचे जो कार्यक्रम हो रहा था, हमारे शरीर में जो ब्रेन में कार्य हो रहा था, उसको बारे में पढ़ना। ह्यूमन बींग्स हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन द, ये ह्यूमन के पास एक एबिलिटी है, एक क्षमता है जिससे वो मेंटेन कर पाती है, एंड मॉडरेट द रिस्पायरेटरी रिदम, और वो रिस्पायरेटरी रिदम को भी मेंटेन करती है। ये नहीं कि 1 मिनट में इस बार 16 बार कर रहा है, तो अगले बार मन हो रहा तो 30 बार कर दे रहा है, अगला बार मन हुआ तो 2 बार कर रहा है, उसमें आदमी नहीं वैसे कर सकता है। एक ह्यूमन के पास ऐसा एबिलिटी है जो रिदम को मेंटेन कर पाता है, क्योंकि हम लोग पढ़ाई में रिदम को मेंटेन नहीं कर पाते। कहीं मन कोई अच्छा सा बात कर लेता है तो 10 घंटा पढ़ लेते हैं, और कहीं कुछ गर्जियन लोग बोल दिया तो पता चला कि 20 मिनट में थक जा रहे हैं। यही बात कहना चाह रहा हूँ। लेकिन ये ह्यूमन का भी है, यही तो, हम लोग भी तो ह्यूमन ही है, लेकिन ये रिस्पायरेशन का ऐसा एबिलिटी है टू सूट द डिमांड ऑफ द बॉडी टिश्यू, दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम, और ये किसके कारण होती है, न्यूरल सिस्टम के द्वारा। हम लोग क्यों नहीं रिदम, और हम लोग जो पढ़ते हैं और कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, क्यों डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, कोई बात अच्छा लगता है, कोई बात बुरा लग गया, जिसके कारण ये भी बात हो सकता है। इस तरह से अपने आप से हर एक NCERT लाइन को अपने आप से रिलेट करके करिए, ज़्यादा दिन तक रहेगा आपको माइंड में। स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन। स्पेशलाइज्ड सेंटर, ये क्वेश्चन आता है, स्पेशलाइज्ड सेंटर कहाँ है, एकदम खूब क्वेश्चन आता है बार बार। स्पेशलाइज्ड सेंटर कहाँ है, मेडुला रीजन में। कौन सा रीजन में है, मेडुला रीजन में, कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है, तो मेडुला में प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर हम लोग का कहाँ होता है, तो हम लोग का घर में मम्मी पापा होते हैं। इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन, ये प्राइमरी किसको लिए होता है, जिम्मे होता है, तो रेगुलेशन के लिए होती है। अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पोन्स रीजन, और दूसरा ब्रेन में, दूसरा है जो कि सिस्टम, ये भी तो मेडुला ऑब्लांगाटा ब्रेन का ही सिस्टम है, ब्रेन का ही पार्ट्स है, लेकिन कह रहा और दूसरा अनदर, ये नहीं कह रहा कि और या कुछ ऐसा, अनदर, और दूसरा कहाँ पे, दो संयोगी रहता है प्रेजेंट, दूसरा कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, तो पॉन्स में रहता है। ये भी क्वेश्चन आता है। ऑफ द ब्रेन कॉल्ड निमोनेटिक सेंटर, पॉन्स में जो प्रेजेंट होता है, याद कैसे कर रखेंगे, तो देखिए पॉन्स, पी से निमोटिक सेंटर हो गया, पॉन्स निमोटिक सेंटर। ये क्या है, मेडुला ऑब्लांगाटा में है, वो स्पेशलाइज्ड है, और वो क्या मेंटेन करने का प्रयास कर रहा है, तो रिस्पायरेटरी रिदम को मेंटेन करने का। आर के स्क्वायर कर देना, ऐसे भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं, रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन, आर रिदम रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर। ठीक, इस तरीके से याद कर लेना। एंड कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर। यही 2 लाइन से ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछते हैं, यही है, याद रखिए। ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये लाइन से ये लाइन तक के, यहाँ तक के 4 लाइन। कैन मॉडरेट द फंक्शन, ये टॉपिक से यही क्वेश्चन आता है, ठीक ना। और ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला नहीं बताए हैं, ये वाला क्वेश्चन आता है 4 ml वाला, फिर बाइकार्बोनेट वाला आता है, ये कार्बोनिक एनहाइड्राइड आता है, ये आता है, ठीक है। 10 को पॉइंट अभी तक हुआ 2 टॉपिक में। एंड कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रिस्पायरेटरी सेंटर, न्यूरल signals from the center of the reduced durations inspiration and thereby the alter the respiratory rate.
द कीमोसेंसिटिव एरिया एंड हाइड्रोजन आयंस। ये कीमोसेंसिटिव एरिया मैंने कि केमिकल से एक्टिव हो जाने वाला एरिया, केमिकली एक्टिव एरिया is suited adjacent of the rhythm center called highly sensitive of to CO2 and हाइड्रोजन आयन। ये हाईली सेंसिटिव किस हो जाती है? तो CO2 और H+ कंसेंट। और हार्ड क्वेश्चन बनाने का मन करता है तो ये वाली क्वेश्चन देता है। ये हार्ड क्वेश्चन हो गया, ये दोनों इजी क्वेश्चन हो गया, ये हार्ड क्वेश्चन हो गया, ये दोनों इजी क्वेश्चन हो गया। Increase in this substance can active the center which can signals the rhythm center to make the necessary adjustment in the respiratory process by which this substance can eliminated। ये सब कुछ नहीं है। रिसेप्टर एसोसिएट करती है कहाँ पे? एरोटिक आर्क एंड कार्टिनॉइड आर्टरी। इसको हम लोग पढ़ेंगे इसके बॉडी फ्लूइड। हाँ, बॉडी फ्लूइड वाला चैप्टर में पढ़ेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं होता है। आल्सो कैन रिकॉग्नाइज द चेंज ऑफ द CO2 and H+ concentration, send the necessary signals to the rhythm centers of radial actions। The role of oxygen in regulation of the respiratory system of the point of the insignificance। ये सब उतना इम्पोर्टेंट लाइन्स नहीं है, यही जो ज़्यादा खाली करने से कुछ होता नहीं है। जो मेन है वो मैं बता रहा हूँ। मेन क्या, मैं पूरा ही बता रहा हूँ। ये सब एरोटिक बादल चैप्टर में पढ़ना है। और ये इसी कारण कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और H+ कंसंट्रेशन इंक्रीज डिक्रीज होती है और सेंड नेसेसरी सिग्नल्स भेजती है। जैसे किसी को यहाँ पे इस तरह से लगा तो वो पहले कैसे गैस सिग्नल्स, वो बहुत अच्छा से समझ में आएगा कब जब हैंड वाला जो पढ़ेंगे ना वहाँ पे, तब ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी। यही रोल है ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को सिग्निफिकेंट फिगर का। तो यहाँ पे लेकिन याद रखना है, एक क्वेश्चन इनसिग्निफिकेंट कह रहा है बाबू, इनसिग्निफिकेंट। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है आप लोग कमेंट में बताइए, फिर हम इसको नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ये देखते हैं कि कोई देखते हैं भी पूरा वीडियो कि ऊपर ही सब रहते हैं। अब देखो अब क्या हो गया कि वहाँ सब चीज़ संभला गया, बिने तक के शादी उदी हो गया सब। अब सब जा रहा भाग रहा है, कोई ज़्यादा दवा के खा लिया था, कोई ज़्यादा मतलब खा लिया उसको पेट खराब हो गया, हाँ, कोई के लूज मोशन हो गया क्योंकि उसको पता चला था कि उसको साथ मजाक कर दिया गया था, उसको खाने में अरहोट मिला दिया गया था, इस तरह से कुछ मिला दिया गया जिसके कारण आप सोच रहा कि आप कैसे करके कुछ लेकिन के बीमारी हो गया। लाठी चार्ज ये सब राती में होता है, मारपीट हो गया, कोई कुछ हो गया है, अब भागना स्टार्ट किया है। तो ये वो था ना जो ये सब खाना खा रहा था तो वो न जाके अथी कर रहा था, सिगरेट पी रहा था, तो उसको बिना पता बहुत ज़्यादा पी रहा था, मतलब वो खाना वाना खेबे नहीं किया, रात भर वही सिगरेटें पी रहा था, तो उसको एम्फीसीमा हो गया, ठीक ना। है वो तम्बाकू लुका के लाया था, तम्बाकू टोबैको प्लांट से जो निकलता है वो जाके बराती में मार के दम धुआं छोड़ेले था, उसको अस्थमा हो गया। फिर एगो क्या था कि डीजे में इतना धूरी उड़ाया, धूरी कहने का मतलब डस्ट पार्टिकल्स, इतना डांस किया और इतना सांस लिया ना उसको ऑक्यूपेशनल डिजीज हो गया। बिना अथी मास्क कुछ नहीं लगाए हुए थे, इतना डांस दम बालू दे रहा, मुंह पे उड़ा रहा है, उसको पे उड़ा रहा है, उसको वो डिजीज होगी। तो सब जखनी कैसे कहता है, ये सब डिजीज बताने वाला चीज़ था नहीं, ऐसे तुरंत दिख भी नहीं रहा था, तुरंत उतना एक्टिव नहीं हो रहा था। ये सब जब सुबह लगातार खांस रहा है, इस तरह का एकदम लग रहा है कि यहाँ पे लंग्स कोई पकड़ के रो रहा है, तो सबसे पूछा जा रहा है, तो सबको ले गया घर जाने पर। अपना घर जाने के बाद डॉक्टर के पास गया, उसको बात की कहानियाँ बताता हूँ मैं। अस्थमा किया था, इज अ डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग कॉजिंग, वो अस्थमा हो गया। वो क्या कह रहा ना कि भाई दूल्हा से सुबह गाड़ी में बैठने, ए भाई क्या कहें, हमको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, और देखो ना एक दूसरा प्रकार का आवाज़ आ रहा है, तो उस आवाज़ आता है उसको क्या कहते हैं, विजिंग साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? विजिंग साउंड कहते हैं। और देखो ना यहाँ पे लग रहा है ना कि उन लोग तो पढ़ा हुआ है नहीं, क्या कि देखो जब बाराती आ रहा था तो वो न जाके तम्बाकू प्लांट से तम्बाकू मार रहा था, वो कैसा उसको माइंडसेट होगा वही समझ सकते हो, वो मार रहा है। और भाई यहाँ पे देखो ना दर्द दे रहा है, पता चला कि ब्रोंकोस से और ब्रोंकाई उसको इन्फ्लामेशन करने का मतलब कि फूल गया है, ठीक ना। तो उसको फिर ले गया डॉक्टर के पास गया, अब क्या कर रहा है, सब कर सकते। एम्फीसीमा वाला तो अलगे था, बाबा जी भोले बाबा के बनल था भाग,
समझ बात को, मार के ये क्रोनिक डिसऑर्डर है और एल्वोलर वाल्व्स को ये डैमेज कर देती है। जहाँ पे जो शुरुआती में आ रहा था कहानी, यहाँ पे इसी को डैमेज कर देती है। यदि जो थोड़ा सा मैं जनरल नॉलेज से मैं बात बता दूँ, एक सिगरेट यदि जो आप पीते हैं तो अपना जीवन का 5 मिनट घटा दीजिए, यानी कि आप समझ लीजिए कि 100 साल और 5 मिनट जीते, तो समझिए कि एक सिगरेट आप पी लिए तब 100 साल जिएंगे। फिर और एक सिगरेट पी लिए तो समझिए कि 99 साल 364 दिन 23 घंटा 55 मिनट जिएगा। इस तरीके से मान के चलिए। इसलिए दम नहीं पीना चाहिए। और इसको ऊपर कहिएगा आप लोग तो किस तरीक़ा से एक सिगरेट को पीने से हमारा लंग्स का कितना इफ़ेक्ट पड़ता है, उसको मैं बना सकता हूँ, एकदम विजुलाइज करवा सकता हूँ, 3D इमेज और 3D वीडियो बना सकता हूँ, यदि जो आप लोग कमेंट करिएगा तब। और वो कमेंट कम से कम 50 कमेंट आना चाहिए, सेम कमेंट 50 कमेंट होगा तब। ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, अब उसको धुरिया उरिया उड़ाया था, उसको कैसे याद रखेंगे? इन ए सर्टेन इंडस्ट्री, जब इंडस्ट्री में कोई काम हम करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हैं, ठीक ना, इसलिए उसको मास्क भी दिया जाता है। इसका स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग द ग्राइंडिंग ऑफ द स्टोन ब्रेकिंग, जहाँ पे जैसे सीमेंट बनता है, तो हम लोग तो गए हैं इधर, तो मैं जिस तरफ घर जाता हूँ उस तरफ एक सीमेंट का फैक्ट्री है, तो हम लोग देखें इतना ज़्यादा वहाँ पे ट्रक लगा हुआ रहता है और उसका मशीन इतना बड़ा होता है कि वहाँ पे धूलकण ना उड़े। जैसे वही हुआ यूनिवर्सल ट्रूथ वाला वो सेंटेंस बनाते थे ना 9-10 में सेंटेंस, जब बनाते थे नरेशन वरेशन, तो उसी प्रकार से समझिए कि एकदम निश्चित है कि सीमेंट फैक्ट्री में धूल ना उड़े, जहाँ पे पत्थर टूटे वहाँ पे कण ना उड़े, ये हो ही नहीं सकता है। इसी तरीके से सो मस्ट डस्ट इज प्रोड्यूस्ड एट दैट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुली कोप विथ द सिचुएशन। लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज इन्फ्लामेशंस लीडिंग टू फाइब्रोसिस, और उसको कौन सा डिजीज़ हो जाता है? फाइब्रोसिस हो जाती है, जिसमें क्या हो जाता है? प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रोस टिश्यू, उसमें प्रोलिफरेट कर जाती है फाइब्रोस टिश्यू। प्रोलिफरेट करने का मतलब कि प्रोलिफरेशन का मतलब मैं पूछ रहा था, तो इसका मतलब हुआ कि डिफ्यूज़न कर जाना, स्प्रेड कर जाना, फैल जाना, इस तरीके से याद रखिएगा प्रोलिफरेशन शब्द को। एंड दस द कॉजिंग ऑफ द सीरियस लंग्स डैमेज। सारा खेल बाबू लंग्स का डैमेज है, इसमें भी लंग्स का डैमेज हो रहा था, इम्फीजिमा में भी लंग्स का डैमेज हो रहा था। यहाँ कहाँ पे रेस्पिरेटरी जोन, जब कोचिंग कैसे गए थे, किसी के माध्यम के द्वारा गए थे ना, वो सारे चीज़ बताए थे वो। अब बात करता हूँ यहाँ पे लंग्स डैमेज। वर्कर्स इन द सच इंडस्ट्री शुड बी वेयर प्रोटेक्टिव मास्क, इसीलिए वहाँ उसको एडवाइस दिया जाता है कि आप प्रोटेक्टिव मास्क को पहनिए। और इसको से किस तरीका से जो आप काम करते हैं, तो एक अलग से मैं दे रहा हूँ कि उसको मीठा जो होता है ना, मीठा जो गुड़ वाला, वो मीठा को खाना चाहिए। वो क्या करता है कि कार्ब की तरह वो प्रोड्यूस हमारे शरीर में करती है, और जितना डस्ट पार्टिकल होता है वो अपने आप में ऑब्जर्व करके म्यूकस के थ्रू या इंजेक्शन के थ्रू उसको इंजेस्टेड फूड जिस तरीके से कह सकते हैं वेस्टेज मटेरियल के रूप में उसको बाहर निकालने का प्रयास बहुत ज़्यादा तक के करता है। और उन लोगों को शायद से दिया भी जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, शाम को जा रहे हैं उस समय मीठा दे दिया जाता है, कितना चाहिए, अब उन लोग खाते हुए जाते भी, ठीक ना। यही था कहानी, और ये कहानी के एक बार मैं शॉर्ट समराइज करना चाहता हूँ। शॉर्ट समराइज करने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि कैसे बाराती आ रहा था, कैसे जा रहा था, और दोनों तरीके से मैं शॉर्ट समराइज करना चाहता हूँ। ये चैप्टर पूरी तरीक़ा से समझा जाए तो एक क्या था कि रिस्पिरेटरी मैकेनिज्म से आधा टंग ख़त्म हो जाता है, दूसरा कि ये कैसे सांस लिए कैसे सांस छोड़े, फिर कितना कैसे था, और दूसरा पार्ट कैसे भेजा गया, ठीक ना। तो इसको हम एक बार शॉर्ट समराइज करना चाहता हूँ। तो इसमें हम लोग क्या देखे थे कि इसको पूरा समराइज करना चाह रहा हूँ मैं, पूरा समराइज एकदम जितना पढ़े, वो लंबा वीडियो था, 10 से 15 मिनट में मैं पूरा समराइज करता हूँ। ये ब्रीदिंग एक्सचेंज में क्या देख रहे थे कि एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन के बारे में देख रहा था। और फिर देखिए चैप्टर को ही 2 भागों में बांट दिया गया,
इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। ब्रीदिंग के लिए हम लोग जान रहे थे कि ये चाहिए, फिर इसको दिए क्या देख रहे थे कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है। फिर देखे कि हर एक आदमी एक तरीके से नहीं कर सकता है। पोरीफेरा अलग तरीके से कर रहा था, सिलेंटेड अलग तरह से, नाइजीरिया अलग तरीके से कर रहा था। सारा जो फिल्म था वो अलग अलग तरीके से कर रहा था। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसी का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑक्सीजनेटेड था, तो किसी का टिश्यू लेवल था, तो किसी का ऑर्गन लेवल था, तो किसी का ऑर्गन सिस्टम लेवल था। हम लोग का ऑर्गन सिस्टम लेवल्स था ह्यूमंस के लिए देख रहे थे। तो और कुछ एग्जांपल्स के रूप में हम लोग यहाँ पे देखे थे, जैसे एनीलिडा के लिए क्या था, अर्थवर्म के लिए क्या था, ह्यूमंस के लिए क्या था, फिश के लिए क्या था, बर्ड्स के लिए क्या था, आइविस के लिए क्या था। ये पूरा वीडियो आप लोग देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। फिर पता चला कि हमको ये तो पता चल गया कि इस चैप्टर में ब्रीदिंग करना है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन करना है, और ये भी पता चल गया कि कौन लोग कैसे करेंगे, कौन लोग किस चीज़ से करेंगे। जैसे हमको पता चल गया था कि बाराती आने वाला है, 2 लोगों की शादी है, एक ब्रीदिंग एक एक्सचेंज का, एक लड़का एक लड़की, इस तरीके से मान लीजिए, ठीक। उसको हम लोग फिर देखिए, हम दोनों चैप्टर के 2 तरीके से कन्वर्ट करते चलूँगा हर एक पेज को अभी, एक शॉर्ट समरी की तरह। एक तो कि रिलेटेड टर्म्स को, और एक जो तुम्हारा अपने तरीक़े से जो कन्वर्ट कर सकते हो उसके तरीके से। तो एक मान लीजिए इसको लड़का मान लीजिए, इसको लड़की मान लीजिए, दोनों को पता था कि हम लोग को दोनों का ये मैरिज करवाना है, तो ये कैसे, तो ये पता चल गया। फिर ये भी पता चल गया मैरिज करवाने के लिए कि क्या इसमें था, अगुआ का काम होता है, हम लोग अगुआ बोलते हैं, आप लोग भाषा में कुछ बोलते हैं, वो काम कर रहा था कि दोनों का जोड़ने का कौन काम करे। तो रिस्पायरेटरी ही होता है, इनहेलेशन एक्सहेलेशंस, और दोनों का मिला के ब्रीदिंग कहते हैं या रिस्पायरेशन कहते हैं। तो वो दोनों का जोड़ने का कौन काम कर रहा था, ताकि एक दूसरे के बिना तो अधूरा था, ये नहीं जोड़ने का काम करता तो ये दोनों को होता भी नहीं मैरिज। इस तरीके से ये दोनों का जोड़ने का काम कर रहा है अगुआ, इसको अगुआ की तरह आप समझ जाइए। फिर अब यहाँ पे क्या था, ह्यूमन रिस्पायर। अब इसको पहला फेज वाला कहानी चलता हूँ, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब रास्ता पता करना था, तो हम लोग रास्ता देख रहे थे कैसे था कि बाहरी एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेके एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, फिर इंटरनल नोस्ट्रिल, नसल चैम्बर के बाद कहाँ जा रहा था, फायरिंग्स में जा रहा था, फायरिंग्स के बाद ट्रैकिया में जा रहा था, ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, जहाँ पे T5 से बट गया, फिर प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, सेकेंडरी टर्शियरी, फिर इनिशियल ब्रोंकियोल्स में जा रहा था, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में जा रहा था। यहाँ तक के पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टिंग जोन कह रहे थे। ये कंडक्टिंग जोन कहने वाला कि अगुआ वाला काम हो गया, यहाँ तक कि कंडक्ट कर दिया गया, दोनों का फैमिली को एक बार मिला दिया गया, वहाँ पे ला के द्वारी पर छोड़ दिया गया बाराती को, और उसके बाद अब अपना घर में गया बाराती। द्वारी पर तक हाँ फलना घर है उसका, इस तरीके से बता दिया जाता है। उसके बाद वो अंदर जाते हैं, इस तरीके से कि एक्सचेंज का जो पिताश्री हैं वो ब्रीदिंग का घर में गए, इस तरीके से याद रखिए। और घर में जाने के बाद फिर क्या होता है, इनिशियल फिर ब्रोंक्यूल्स तक तो कम हो गया, फिर उसके बाद क्या लंग्स वाला कहानी चलता है ना, उसके बाद लंग्स वाला कहानी चलता है। तो एल्वोलर डक्ट में आ गया, एल्वोलर डक्ट के बाद एल्वियोलाई में चली जाती हैं, एल्वियोलाई के बाद फिर वो एल्वियोलाई तक के आके रह जाना, एल्वियोलाई तक के आके रह जाना। समझिए कि पहला बार इसका पिताश्री आए और घर में रहें, उसको नाश्ता पानी हुआ, उसके बाद फिर से वो चला गया। उसको बाद जो होता है काम वो एक्सचेंज वाला कर रहा था, 2 पार्ट में इसी तरीके से। ये टोटली चैप्टर ये 5 चीज़ पर डिपेंड कर रहा था, क्या थी, ब्रीदिंग, प्लुमिनरी वेंटिलेशन विच इज एटमॉस्फेयर, ड्रॉन इन और ड्रॉन आउट से CO2, फिर डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज हो रही थी, एक दूसरे से पैसा वैसा एक्सचेंज करते हैं, इस तरीके से समझिए कि एक्सचेंज कर रही थी और ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। फिर कुछ सामान यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं ना शादी, कुछ यहाँ से ट्रांसपोर्ट वहाँ किया जाता है, कुछ सामान वहाँ से यहाँ आता है, इस तरीके से याद रखिए। और फिर दोनों का बीच में डिफ्यूजन किया जाता है, दोनों फिर गते बातचीत करते हैं, इस तरीके से याद रखिए। अल्टीमेट द ऑक्सीजनेटेड, ये कैटाबॉलिक एनाबॉलिक रिएक्शन, कुछ कहीं पे बात समझिए कि कहीं पे बात बनती है तो कुछ वहाँ काम अच्छा से जुड़ जाती है, कुछ कभी कभी दोनों में बात बिगड़ी तो काम टूट जाती है, इस तरीके से। फिर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का बात करें तो दोनों अब अपने तरीके से एक इंस्पायरेशन करता है, एक इंस्पायरेशन करने के इनहेल, यहाँ पे 2 शब्द से याद करने के लिए बताया था कि ड्रॉन इन करना है और एक रिलीज्ड आउट टर्न से याद रखने का। फिर उसके बाद किस तरीके से डायफ्राम रिलीज कर रहा था, डोम शेप बन रहा था, किस से फ्लैट बन रहा था, कब इंक्रीज वॉल्यूम कर रहा था, कब डिक्रीज वॉल्यूम कर रहा था, कब पास से एक सारा काम क्यों कर रहे थे, क्योंकि ऑक्सीजन को अति करने के लिए, ऑक्सीजन को अंदर लाने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजने के लिए कर रहे थे सारा काम। फिर अब वहाँ गए तो फिर बाद में इतना चीज़ हो गया तो फिर लड़की के माता पिता क्या करता है, प्लान बनाता है
क्या कि कितना बाराती आएगा, कितना खाना खाएगा, कैपेसिटी के अनुसार से हम लोग देख रहे थे कि कितना सांस लिए तो, लेकिन ऑक्सीजन का कितना कैपेसिटी है रखने का, कितना कैपेसिटी है छोड़ने का, कितना कैपेसिटी है उसमें ज़्यादा फोर्सफुली मसल्स के यूज कर दिया जाए तो कितना है, ये सब सारे चीज़ देख रहे थे। टाइटर वॉल्यूम 500 ml है, 6 से 8,000 किया था पर मिनट का दिया होता है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी 2500 से 3000 होती है और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी 1100 से 1200 होती है। ये सारा का सारा हम लोग ग्राफ के द्वारा किए थे और वो ग्राफ में टोटली चीज़ को अलग अलग ग्राफ बताया गया था और फिर टोटली जो ये कैपेसिटी वाला दिख रही थी टर्म्स, वो एक ग्राफ के द्वारा भी बताया गया था। तो ये काफ़ी बहुत अपने आप में ही एक 20 मिनट का टॉपिक था। फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस अब बात कर रहे थे, अब एकदम आ गया है, सोच भी लिया गया कि उनको लड़की का माता पिता बता दिया कि इतना बाराती लाएंगे, तो दोनों इन्हें लड़का का भी इस तरह से बता दिया गया कि इतना बाराती उराती लाया जाएगा, तो उसके अनुसार से वो भी सेटिस्फाइड हो गए हैं। अब बात हो गई एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने के बाद। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम बता रहे थे हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन। दूसरा पार्ट में ये चित्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चित्र को हम लोग बहुत अच्छा तरीके से बताए हैं और ये चित्र को आप लोग समझने का भी प्रयास करिएगा। क्यों यहाँ पे ऑक्सीजन अंदर ही आ रहा था, क्यों कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ही जा रहा था, क्यों सेल्स के पास ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरी से सेल्स के पास जा रही थी और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से ब्लड में आ रही थी, ये भी मैं बताने का प्रयास किया हूँ बहुत अच्छे तरीके से। फिर ये डायग्राम समझे थे, फिर ये तो कहानी आज ही बताया गया था, तो इसको लिए तो क्या ही रिवीजन करने का। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ब्लड कहाँ पे क्वेश्चन आएगा वो भी मैं बता ही दिया, और ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो भी मैं बता दी। और इसमें एक कार्बनिक एनहाइड्रेट एक ऐसा एंजाइम था दोनों को कैटाबोलिज्म भी काम कर रहा था और एनाबोलिज्म का भी काम कर रहा था। फिर रेगुलेशन के लिए और फिर जो ये डिसऑर्डर बताया था बहुत अच्छी तरीके से कि अस्थमा उसको कैसे रोग हो गया, इसको कौन बाराती को मेंटेन कर रही थी, हैं घर में आने के बाद कौन मेंटेन कर रही थी, ये सब कहानी आज ही बताया हूँ। ये अस्थमा का हो गया, ये अस्थमा उसको रोग कैसे हो गया, एम्फाइसीमा कैसे हो गया, वो पर्सनल क्यों हो गया, ये सारा का सारा एक, यदि जो आप लॉन्ग वीडियो देख रहे हैं तो सारा की सारा कहानी हंसी भी बढ़ रही होगी, लेकिन ये शॉर्ट में देख रहे हैं तो इसको लिए पूरा वीडियो देखिए किस तरीके से बाराती से इसको रिलेट करके पूरा चैप्टर को समझाया गया है, वो समझने में आपको आएगा। और इसको जो एक्चुअल है कहाँ से क्वेश्चन आता है वो भी चीज़ को मैं इसमें कवर करने का प्रयास किया हूँ। यदि जो आप लोग को चाहिएगा कि समरी का भी चाहिए तो वो आप लोग कमेंट में करिएगा, समरी का भी वीडियो बना दिया जाए। और इसको बाद वाला चैप्टर जो नया चैप्टर है बॉडी एंड फ्लूइड एंड सर्कुलेशंस, इसको में तो और मज़ा आएगा। इसको में तो शादी उदी हुआ है, अब इसको में ब्लड आएगा, मज़ा ही मज़ा है। चैप्टर को इस तरीक़े से मैं ब्लड सर्कुलेशन को ख़त्म करूँगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि मैं भी चैप्टर कुछ पढ़ा हूँ, लगेगा कि आज स्टार्ट किया कल ख़त्म कर दिए। एक चैप्टर पढ़ने के बाद दूसरा चैप्टर ना पढ़ने का मन करे तो फिर कहिए। तो बॉडी सर्कुलेशन बहुत अच्छे चैप्टर हैं, बहुत मज़े आने वाले हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यदि जो ये डायग्राम आपको अच्छा से समझ में आ गया है तो कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है। ये डायग्राम नहीं आ रहा है तो एक दो बार रिपीट करिए, और नहीं उसको बाद भी आ रहा है तो आप एक बार खाली कमेंट करिए, फिर से मैं इसको आज अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। ऐसे इसको समझाने का बहुत अच्छे तरीके से प्रयास किया हूँ, लेकिन एक बार फिर आप कहिए तो आपको मैं समझा सकता हूँ। देखिए भाई, हायर कंसनट्रेशन सारा खेल हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन का है, कब हाई कर दें कब लो कर दें वो सारा चीज़ है, वो देखिए एक बार वीडियो का, समझे बात को। मैं 10 बार बनाऊँगा वही चीज़ बोलूँगा जो पहली बार बोला था, इसीलिए आपको मेहनत करना होगा, ठीक है। और ये चैप्टर बहुत अच्छा है, चलिए थैंक यू। और इसको चैप्टर को मैं PYQ भी देता हूँ आगे।